honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। सर, आप मुझे बुला लेते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, इस चक्कर में मेरी जो रेप्यूटेशन है वो एकदम खराब होते जा रही है। हमारे जैसी हो गई है आपकी? बिल्कुल सर, आपके जैसी ही रेप्यूटेशन होते जा रही है मेरी। हमारे जैसी रेपुटेशन हो जाएगी तब तो फिर आपको काफ़ी क्यूडोज मिलेंगे, आपको शाबाशियाँ मिलेंगी। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट संपर्क किया जाए। हाँ सर, डायरेक्ट संपर्क तो हो रहा है लगातार, लेकिन डायरेक्ट संपर्क तभी होगा जब आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। अच्छी रेपुटेशन वालों के साथ तो कुछ भी नहीं होता। अच्छी रेपुटेशन वाले जो हैं उनको तो डांट पड़ती है। राहुल गांधी कुछ भी करते रहे, तुमको कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह। सर लेकिन पहले तो जो डायरेक्ट संपर्क होता था वो आपने एक श्लोक बताया था सर एक बार, संस्कृत वाला, वो वाला डायरेक्ट संपर्क होता था। बहुत बढ़िया एकलव्य जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब सर वो वाला संपर्क नहीं हो रहा। वो क्या कि अहो रूपम अहो ध्वनि है वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही वाला जो श्लोक था। तो पूरा श्लोक बताऊं क्या ऑडियंस को? बिल्कुल सर। अच्छा तो सुनिए साहब। उष्ट्राणाम विवाहेषु, यानी ऊँटों के विवाह में, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः। ऊँटों के विवाह में गधे जो हैं वो गीत गा रहे हैं। परस्परम प्रशस्यन्ति, आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। परस्परम प्रशस्यन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि है। ये वाला होता था सर पहले तो संपर्क। अब संपर्क बदल गया है सर। उसका श्लोक कभी आप अलग से बताइएगा। फिर तो कुछ आप फिर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग अब तक तो आप समझ गए होंगे। हाँ सर, मतलब बस अब मज़ेदार हो गया है। सर ये अभी जो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो यही है कि साहब जो सम एंड सब्सटेंस रहा ऑफ द लास्ट 1 मंथ और सो, वो लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। किसमें? हार में ही जीत है। आपने जीवन का दर्शन नहीं समझा है। आप जीवन का दर्शन समझिए, हार में ही जीत है। सर थोड़ा उल्लेख करें इस बात का, ऐसे कैसे? अभी देखिए कि मोदी 3.0 जो है वो बता रहे हैं, लोग बाग कहते हैं कि साहब कि मोदी 3.0 जो है वो सबसे प्रभावशाली है। सबसे प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि वो लगभग हार गए थे। 240 ही आया ना, तो 240 सही मायने में तो पूछे तो बीजेपी की हार जैसी ही है। हाँ सर, जो टारगेट तो था ऑलमोस्ट उसका हाफ। उसी हार से जीत आई है सर। कहाँ 400 पार? 400 पार भी स्पष्ट नहीं था कि 400 पार जो है वो बीजेपी की 400 पार है या कि, हालांकि बीजेपी की 400 पार तो मैंने शुरू से ही रिजेक्ट कर दी थी। मैंने कहा वो तो संभव है, हो नहीं सकती। तो एनडीए की 400 पार हो, लेकिन मोदी जी ने कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि वो बीजेपी की 400 पार की बात कर रहे हैं क्या। वो तो 400 की 240 रह गई या 480 की 240, हाँ रह लीजिए, करीब आधा। और उसी हार से ये जीत निकली है जिसमें लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी 3.0 जो है वो 2.0 से अधिक प्रभावी है। नहीं सर, टू बी प्रिसाइज ये बात इसलिए कही जा रही है कि भाई एक मतलब सर आईटी सेल की बात करता हूँ तो पता नहीं क्या ही प्रभाव जाता है जयपुर डायलॉग्स के वीडियोस का। लेकिन ये तो है ही सर कि जब से ये मॉनसून सेशन के बारे में बातचीत शुरू हुई थी तो एक माहौल बनाया जा रहा था सर कि FCRA बिल और डिलिमिटेशन बिल दोनों आने वाला है, और उससे एक से एंटी नेशनल्स ख़त्म हो जाएंगी और एक से कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। ये माहौल बनाया जा रहा था सर। एक ज़माना वो था सर 2019 का सर, जब नई सरकार बनी थी, अमित शाह जी पहली बार गृह मंत्री बने थे, देश को कोई मतलब अंदेशा भी नहीं था, अचानक से खड़े हुए और धारा 370 हटा दी गई। तो सर एक वो होता है ना, जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको वो मिल जाए तो एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। एक होता है सर कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप उससे इतना दूर रह जाओ कि मतलब तो डिसअपॉइंटमेंट लेवल अलग हो जाता है सर। तो वही हुआ सर। मतलब अब मतलब ये पकड़ के छाती ठोकी जा रही है कि भाई
जो विकास कार्य के बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिल थे उनको पास करा लिया गया इसके बीच में भी। अरे भाई बात तो ये हो रही थी कि FCRA और डिलिमिटेशन होगा, वो तो हुआ ही नहीं। आप ये देखिए सर, गजब का जो मतलब देखिए, हमने जजेस की संख्या बढ़ाने का बिल पास करा लिया, कितनी बड़ी बात है। तो क्या करें फिर मतलब बढ़ा लिया तो क्या करें, खुशी मनाइए। लेकिन जो सामने वाले हैं वो भी तो कम नहीं है ना। राहुल गांधी को अगर आप देखो तो राहुल गांधी ने 5 बिंदु दिए हैं कि साहब देखिए हमने 5 बड़े बड़े काम कर लिए, हमने 5 बड़े लेजिस्लेशन नहीं आने दिया। अब उनकी उपलब्धियों की जो सीमा है वो यहीं तक रह गई है कि उन्होंने कुछ बिल नहीं आने दिए कि हम विकास कार्यों को कैसे रोक हम सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं। कि देखिए हमने जो है वो PMCM वाला बिल नहीं आने दिया। उनका कहने का मतलब है कोई कितना भी करप्शन करे, कुछ भी करे, जेल भी चला जाए तो भी उसको PM और CM बने रहने का हक है। राहुल जी की वैसे भी समस्याएं बढ़ गई हैं। आपको पता है कि भाई राहुल जी का आज उनको रिलीफ दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी। उन्होंने फिर वीर सावरकर के लिए कुछ बोला था। जी जी जी। तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे कि भाई उन्होंने वीर सावरकर के किसी परिवार वाले से सैंक्शन नहीं ली थी, थर्ड पार्टी ने डिफेमेशन दायर किया था, तो उस ग्राउंड पे उनको रिलीफ मिल गई है। लेकिन अभी वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला मामला जो है वो चल रहा है जी। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद पहुंचे हाई कल। कोर्ट में वो जो एक विघ्नेश शिशिर जिन्होंने इनके सिटीजनशिप वाले मामले की भी पूरी वेल रिसर्च सारी की सारी दे रखी है, उसने विघ्नेश शिशिर ने इनकी जो संपत्तियों की, विदेशी संपत्तियों की, जो कह रहा है कि साहब की 22 सेक्टर हैं और 68 देश हैं जहाँ राहुल जी आधी दुनिया राहुल जी की संपत्तियाँ आधी दुनिया। आधी नहीं हुई है अभी भी, 1/3 ही है, क्योंकि 204 देश हैं। हाँ अब देश भी तो बढ़ गए, सही बात है। UN में 204 देश हैं और 204 देश में लगभग 102 देश ऐसे हैं जो हमारे जयपुर के से भी छोटे होंगे कम से कम पॉपुलेशन में। तो अगर आप 102 ही मानते हो तो हाँ, आधी से ज़्यादा दुनिया उनके पास है। मतलब ये गजब बात है सर कि 1/3 दुनिया तो है लेकिन यहाँ पे 1/3 सीटें नहीं आ पाती ये भी एक विचित्र, जिसके मुट्ठी में 1/3 दुनिया है, 1/3 लोकसभा में सीटें नहीं आ पा रही, ये भी गजब ही है मामला गजब है ना। लेकिन जो 5 जो उन्होंने अपनी महान उपलब्धियाँ बताई, वो ये बताई कि साहब हमने PMCM बिल नहीं आने दिया, साहब हमने वो यूनिवर्सिटी वाला जो विकसित भारत क्या है वो विकसित भारत अधिष्ठान बिल, जयराम रमेश जी ने सब गिनाया था। हाँ, वो नहीं आने दिया। फिर हमने FCRA नहीं आने दिया। साहब देखिए FCRA नहीं आने देकर हमने अमेरिका की सहायता की, क्योंकि FCRA के हम भी विरोध में थे और अमेरिका भी विरोध में था, ऐसा स्पष्ट कहा गया। स्वयं ही कह रहे हैं ऐसा स्पष्ट कहा गया। तो अमेरिका का साथ देके उन्होंने भारत को परास्त किया, डिलिमिटेशन रोक दिया, विमेंस रिजर्वेशन भी रोक दिया। ये इन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ा संदेश दिया। तो उधर सामने वालों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि वो कितना बड़ा उन्होंने उपलब्धि की है, और उनकी उपलब्धि को देखते हुए फिर आप ये देख सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वालों का निराश होना स्वाभाविक है। और फिर जो भाषा है उसकी तो खैर बात ही क्या। सर उस पे आते हैं, लेकिन आप कुछ भी कहो, टू बी फेयर, लेट अस बी फेयर टू हिम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन हुआ, व्हाई शुड एनीबॉडी बी फेयर टू हिम? इज ही फेयर टू एनीवन? वो ठीक है सर, लेकिन हम तो एक विश्लेषण कर रहे हैं। छठे शाठ्यम समाचरित तो सर बात यह है कि सच्चाई तो यह है कि ये जो सो कॉल्ड CJP का आंदोलन वहाँ पे हुआ दिल्ली में, आपके तो अभी एक अभिजीत जी के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें गजब की डिटेल्स आपके दर्शकों ने देखी हैं। लेकिन जो भी है, सच्चाई यह है कि व्हेन ही रियलाइज्ड कि इसकी लाइमलाइट तो अरविंद केजरीवाल स्टील करने वाला है, तो इस आदमी ने इतना तो मैनेज कर लिया कि कम से कम उसकी पॉलिटिकल लाइमलाइट चुरा ली। वहाँ पे जाके जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पे लेट गए, और उसके बाद जाके सर संसद में जो दादागिरी करी, एंड फाइनली यू हैव टू अग्री कि हाँ ये 2 बिल पास नहीं हो पाए। 5 लेकिन मतलब अरे उनकी क्लेम को आप झुठला सकते हो क्या? आपके ऊपर डिफेमेशन दायर हो जाएगा। वो 5 क्लेम किए उन्होंने। सर वो IT सेल ने तो बताया ही नहीं थे कि और 3 भी है, डिलिमिटेशन और FCRA के अलावा। बताया तो यही था ना कि यही 2 हैं।
ये दुनिया, ये यूनिवर्स यही है, FCRA और डिलिमिटेशन। एक के बाद एंटी नेशनल खत्म, क्रिश्चियन खत्म, और एक के बाद कांग्रेस खत्म। लेकिन सर बस वही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। तो यू हैव टू गिव इट टू हिम कि ये तो मैनेज कर लिया। उसके बाद सर ये जरूर मैं है, इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूँ। जैसे आज भाऊ ने कहा था कि शेर ने शिकार गिराया, और वैसे ये देखा गया ना कि भाई शेर ने शिकार किया और कोई लकड़बग्घे या लोमड़ी ये सब जो है वो शिकार लेके भाग गए, यहाँ कॉकरोच शिकार लेके भाग गए। तो उसके बाद शेर पागल हो गया। उसको अपनी क्षमता पर, पूरे अपने अस्तित्व पर थोड़ा संदेह हो गया। तो फिर जब शेर पागल हो गया तो उसके बाद का जितना भी बिहेवियर है वो उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सड़क पे जाके बैठ जाना, उसके बाद फिर गालियाँ देना, मेलोडी को बीच में लाना। अब बताइए, आप मेलोडी को बीच में ले आए और बगैर मतलब आपने अपनी दादी जी का उपहास करवा लिया। अगर आप बिलो द बेल्ट मारते हो तो फिर दूसरे के पास भी तो अवसर है ना फिर कि भाई आपने बिलो द बेल्ट दिया, वो भी बिलो द बेल्ट दे रहा है। सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो हैं, हमारे नेहरू चाचा के भी फोटो ले आए। आज हमने देखा था कि वो चावन लाई से वो गलबैयाँ कर रहे हैं, चावन लाई से, और चावन लाई ने उसका पुरस्कार भी दिया उनको। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी ज़मीन ले गए वो। तो नेहरू जी ने भी किया। अच्छा, नेहरू जी के तो और भी बहुत सारे फ़ोटो हैं। आपने पता है किस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी किया करते थे। तितलियों के बीच में उनकी बहुत सारी फ़ोटो हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी कल सिखा रहे थे, ये घुस गया, क्या घुस गया, कहाँ घुस गया, ये पता नहीं चला। फिर वो घुस गया ही रह गया, क्योंकि बीच में संदीप दीक्षित ने आके वो नहीं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी कह रहे थे कि सो नहीं पाता है रात को मोदी, उसके कुछ तो ऑब्वियस रीज़न है और कुछ हिडन रीज़न है। इस तरह का मतलब स्तर हो चुका था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है सर कि इनका मैच्योरिटी लेवल जो भी है वो बेसिकली एकदम कंपेरेबल है उन जेन जी से जो इस तरह की वाइल्ड अब्यूजेस यूज़ कर रहे थे और ये नहीं समझ रहे थे कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है दैट विल हॉन्ट देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। मतलब आप देखिए सर कि इसी आदमी का, जनता बड़ी समझदार है सर, बीजेपी की आईटी सेल हो नहीं हो, लेकिन जनता बड़ी समझदार है। जनता ने आज ढूंढ के इनका एक 2013 का वीडियो निकाल के रख दिया। सीआईआई के फंक्शन में खुद ही बता रहे थे कि इंडिया की हग डिप्लोमेसी जो है वो कितना इम्पैक्टफुल है, और आज उसी के लिए प्रधानमंत्री को यही द फॉरएवर पीएम इन वेटिंग जो हैं मॉक कर रहे हैं। तो सर ये जो डिजिटल फुटप्रिंट वाला मामला है ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को काफ़ी परेशान करेगा। और ये जो अभी कल जो हरकत करी है सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप पीएम के लिए तो जिस स्तर पे जा रहे हो वो तो आप कई बार दिखा ही चुके हो कि आपका देश के प्रति और पीएम के प्रति क्या है एटीट्यूड, लेकिन आप साथ में आपने कल ये भी दिखा दिया कि महिलाओं के लिए आपका क्या एटीट्यूड है। और ये इसका सर एक चीज़ अच्छी है, विक्टिम कार्ड तो ठीक खेलती है बीजेपी, उसका इम्पैक्ट बंगाल में भी हुआ। और ये मतलब ये तो एक ऐसा इशू हो गया जिसमें बीजेपी को खेलना नहीं पड़ेगा सर, इसका जवाब इनको अपने आप मिलेगा, ये पक्की बात है। आप तो जेन जी के अधिक निकट हो। सर बाल आपके देखो और मेरे देखो और आप कह रहे हो मैं जेन जी के निकट हूँ। आप मिलेनियल हो, तो मिलेनियल और जेन जी तो बिल्कुल आसपास ही हैं सर। तो अब आप मुझे बताइए मिलेनियल पर्सपेक्टिव से कि कल जो आपने देखा वो जेन जी का एग्जाम्पल था या कि जेन अल्फ़ा का एग्जाम्पल था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जेन जी से भी यंगर हैं, बिल्कुल जेन अल्फ़ा में हैं शायद वो। सर मुझे फ्रैंकली ऐसा लगता है कि ये एक जेन डी अलग है सर। देखिए सर मैं मतलब बड़ा क्लियर हूँ, मैं ना जेन अल्फ़ा को इतना डिग्रेड करना चाहूँगा, ना मिलीनियल्स को, ना जेन जी को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी सिंपल बात है सर। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखे हैं। कोई व्यक्ति का जन्म हो और जन्म से उसके मन में भर दिया जाए कि भैया ये तुम्हारी संपत्ति है, संपत्ति मतलब देश ही तुम्हारी जागीर है और तुम्हारा प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता।
और उसके बाद सर पता ये चले कि उस व्यक्ति के 4 वर्ष शेष रह जाएं सीनियर सिटीजन बनने में और उसको कुर्सी दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही हो, तो आप सोचो सर कि नकारात्मकता जो है वो कि किस लेवल की पराकाष्ठा हो जाएगी। और सर वही है, वो मानसिक बीमारी बन जाती है, फिर आदमी पागल हो जाता है सर। नहीं तो सर ये इस तरह का बर्ताव मतलब कौन करता है सर। और कल सर मैंने देखा कि कुछ लोग बड़ी इंटरेस्टिंगली इनको डिफेंड भी कर रहे थे, जो संदीप दीक्षित के साथ इनने जो कार्टूनपंती करी कि भाई संदीप दीक्षित ने ये किया। सर क्या कांग्रेस में मतलब कोई ये भले ही आपने देखा हो चाहे राम मंदिर को लेके जो पार्लियामेंट के बाहर जो स्किट प्ले करी गई और कल जो स्किट प्ले करी गई, कांग्रेस में पत्ता हिलता है क्या सर परिवार की मर्जी के बिना? अच्छा आप देखिए सर कि मतलब उसी शो में आप देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि उन्होंने संदीप दीक्षित को बोला कि गिव मी एन ऑर्डर, चलो मुझे कोई ऑर्डर दो। तो संदीप दीक्षित हिला हुआ था कि क्या ऑर्डर दूं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही प्रूव कर रहे थे कि कांग्रेस में ऑर्डर देने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर दिए बिना ऑर्डर भी नहीं दे सकते। ये तो हालात हैं सर इस पार्टी के। ये तो सर, और सर ये जैन डी का अंत में सर कहीं ना कहीं, और ये थ्रू आउट हो रहा है, मतलब इट इज़ नॉट विद जस्ट हिम। अगर आप चाहे तेजस्वी की हालत देख लो, चाहे उधर वो उदयनिधि स्टालिन की हालत देख लो, पेंगुइन की हालत देख लो, मतलब सब जगह सर एक ही सिचुएशन हो रही है। ये सारे के सारे इसी तरह से मॉक किया करते थे। बिल्कुल सर। और सर इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि आप देखिए कि 2019 तक, जबकि एक्चुअली लोग कहते हैं कि 2000 मोदी जी का जो बड़ा मतलब ज़बरदस्त कार्यकाल था, ये था वो था, जो उनको मैंडेट मिला 2019 में, 2019 तक सर अमित शाह जी को मोदी जी ने एकदम बांध के रखा हुआ था कि भैया अपन अपने जो सुशासन है उसके बेसिस पे लाएंगे वोट। और 2019 में ये हुआ भी। जो पहला कार्यकाल था उसके बेसिस पे लोगों ने 300 सीट दे दी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। कौन नहीं होगा? वो तो सर वो जो आपने देखा ही कि महाराष्ट्र में जब 2019 में चुनाव हुए और जब शरद पवार ने ये मैसेज दिया कि मैं दिखाता हूँ चाणक्य कौन है और शिवसेना को तोड़ा, तब जाके तो ये हुआ कि भाई इफ़ यू वांट टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम तो फिर हम भी बताते हैं कैसे होता है। अदरवाइज तो सर ये डायनेस्टी, बेसिकली आप देखोगे कि ये सारी जो डायनेस्टी वाली पार्टीज हैं उसके बाद ही बौखलाई हैं सर, क्योंकि इनको क्या पता है सर ये अमित शाह से राजनीति करेंगे। वो मुझसे डरता है, मेरे सामने नहीं आता। मुझे लगता है ये गलत कर दिया सर इनने। मुझे ऐसा मतलब एक जो सिक्स सेंस होता है ना, मुझे लगता है कि मोटा भाई से पंगे नहीं लेने नहीं, ये रहने देना चाहिए था, अवॉइडेबल था। क्योंकि मोदी जी का क्या है ना सर, वो ऐसे देखते हैं, उनके साथ थोड़ा सा ये है। और ठीक है, जिस पद पे वो बैठे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो देखें कि जब ग्लोबल क्राइसिस हो रहा हो तो अपने देश में तेल मिलते रहे, गैस का सिलेंडर मिलते रहे, यहाँ जाना है उससे मिलना है, उससे रिलेशंस बनाने हैं, देश के 50 काम करने हैं। अमित शाह के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिसने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जड़ से, उसके साथ पंगा लेना थोड़ा मतलब अर्बन नक्सल तो बहुत छोटी चीज़ है सर। अर्बन नक्सल बहुत छोटी चीज़ है, ये आई एग्री देयर। तो ये बात तो सही है। अब जिस तरह से ये हरकत कर रहे थे, कल तो मुझे बताया गया कि ये जो नाटक इन्होंने कल जो पार्लियामेंट में किया, वो आपका वो बाल क्या है, वो 56 इंच का छोटा बंदर। हाँ सर, तो वो जो 56 इंच का छोटा बंदर, सर इसका तो बड़ा सिंपल है। ये जो है, ये मुझे जो बताया गया वो कि इसको प्रियंका गांधी ने भी बाद में इस पे नाराज़गी दिखाई कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हालांकि सब हैं ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे। नहीं सर, इसमें एक चीज़ तो देखना पड़ेगा सर कि जब आप अपनी टीम के कोर मेंबर्स सुप्रिया श्रीनेट और पवन खेड़ा टाइप के लोगों को बनाना चाह रहे हो तो ये इनएविटेबल है सर, ये होना ही है कि जिसको आप कोर टीम में ला रहे हो तो उसकी जो शैली है वही तो चलेगी सर। वो आया ही इसी बेसिस पे है। वो आया ही इसे गाली देने की बेसिस पे ही, तपस्या उसी को कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस में तपस्या का मतलब है गाली देना सर। लेकिन वो तपस्या का कल आपने एक वीडियो देखा कि नहीं? सोनिया गांधी निकल रही थी पार्लियामेंट से, तो उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा
तो सोनिया गांधी बोली, अरे कहाँ है वो सफ़ेद बाल वाला, बुलाना जरा उसको। तो सब पूछे कौन कौन है, वो पवन खेड़ा को बुला रही है, पवन खेड़ा को। ये औकात है सर इन लोगों की, तपस्या करने के बाद ये इनको मिलता है और इसके लिए तपस्या करते हैं। नाम नहीं जानती सोनिया गांधी पवन खेड़ा का ठीक से, कम से कम याद रखना उनने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। बोले बुलाना जरा उस सफ़ेद वाले को, वो जवाब देगा मीडिया वालों के। वीडियो वायरल है सर। हाँ देखा है मैंने। तो सर दूसरी बात, ये जो छोटा बंदर और 56 इंच और ये सब भी जो बात है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये तो एक फैक्ट है सर कि ये नाम तो लोगों ने कर दिया ना, उन्होंने कर दिया 56 साल का बड़ा बंदर। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ये क्या है कि ये नाम चिपक नहीं सकते सर, क्योंकि इसके लिए क्या है कि पब्लिक में वो सेंटिमेंट होना चाहिए, तब हाँ, तो नारा चिपकेगा सर। बिल्कुल, जैसे पप्पू चिपका। सर मैं आपको पप्पू के पीछे जो थे वो बहुत बड़े कार्य थे। सर कार्य के कारण आप देखो कि मतलब दिस वाज अ वेरी, आप तो स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया। 10 साल से किसी ने भारत में अपने बच्चे का नाम पप्पू ही नहीं रखा है। किसका क्या कारण है सर? पप्पू कोई अपशब्द थोड़ी है, लेकिन लोगों ने पप्पू रखना अपने बच्चों का नाम ही छोड़ दिया, घर में भी कि भाई पप्पू रख दिया। तो ये अब तो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि राहुल नहीं रखें अपना नाम बच्चों का, नाम चिपक गया। अब जैसे मैं देखता हूँ, लेकिन अब आपने शुरू में बीजेपी आईटी सेल का कहा था, तो ये जो आईटी सेल जो है वो ऐसा हो गया है कि बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ। अब आप ये देखिए कि बीजेपी ने एक आलू डालो सोना निकलेगा, ये क्लिपिंग कैसी वायरल की, मगर आप उसको पूरी जो क्लिपिंग देखो तो पूरी क्लिपिंग वो नहीं है। हाँ, उसमें ही सेइंग कि ऐसा कहता है, ऐसा वो मोदी को मोदी कहता है, मोदी ऐसा कहता है। हाँ, ऐसा करके बिल्कुल। लेकिन जो भी उस समय था, मेरे ख्याल से वर्तमान आईटी सेल नहीं था, कुछ दूसरा था, तो ऐसा वायरल कराया उन्होंने कि वो आज तक चिपक गया। आज तक किसी को आप बताओ कि ओरिजिनल ये था तो वो नहीं मानते। नहीं सर, उसका कारण है सर, उस समय का भी जो आईटी सेल था ना, वो कोई भगवान थोड़ी थे, वो भी नॉर्मल लोग ही थे। लेकिन उस समय बड़ी एक चीज़ थी कि वो जो जनता से जो ऑर्गेनिक चीज़ निकल के आती थी ना, उसको वैल्यू करते थे। आज की जो आईटी सेल है, अनफॉर्चुनेटली सर, वो अपने आप को ऐसा तोप समझते हैं, ये छोटा सा अकाउंट ये बताएगा कि नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। बना लिया नैरेटिव एफसीआरए और डिलिमिटेशन का। तो सर अब इसके लिए तो क्या बोल सकते हो, मतलब एक, और मुझे लगता है सर अनफॉर्चुनेटली एक, मैं तो कई बार कहता हूँ सर, मतलब क्योंकि ये डिबेट्स वगैरह पे जाते हैं, तो जब मंत्री ये इनके नेतागण मिलते रहते हैं, मैंने कहा है कि यार एक चीज़ आप लोग ज़रूर देखा करो कि आज जिनको आप देख के एस्पायर कर रहे हो ना वो बनने का, मोदी जी, अमित शाह जी, सेंटर में इनफैक्ट और भी लोग हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे वगैरह लोग भी, जो आज वहाँ पे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। आप ज़रा देखो कि जब ये ऑपोजिशन में थे और स्ट्रगल कर रहे थे, ये कैसे स्पोक्स पर्सन्स थे, एटलीस्ट एज स्पोक्स पर्सन्स। और उस समय जब मुद्दे उठाते थे, ये तर्क, तथ्य, रिसर्च करके, अच्छी शैली में बात करके, ये नहीं करके कि 56 इंच का सीना आएगा और ये आएगा, ऐसे नहीं बने हैं सर ये लोग। ये इसलिए बने हैं क्योंकि ऐसी बातें बोलते थे जिससे जनता कनेक्ट करती थी। जो आपकी ऑपोजिशन थी, उस समय की सरकार थी, उसके बारे में ऐसे तथ्य निकाल के दे पाते थे कि जनता उससे कनेक्ट करती थी। अब साहब आप मतलब एक जगह कोई चला देता है और बस उसी का गुणगान, वो जो आपने बताया ना वो श्लोक, वो चलते रहता है सर। उससे थोड़ी मतलब होता है सर। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अहो रूपम अहो ध्वनि, इसी से सारा काम चलता है सर। तो अब इसी में देखो, अब यूपी में अगले चुनाव होने वाले हैं और कॉकरोचेस ने ये डिक्लेयर किया कि साहब कि वो यूपी जाएंगे सीज़न 2। वो दिपके पिपके है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीप स्टेट दिपके। तो वो डीप स्टेट दिपके ने कहा कि वो यूपी में सीज़न 2 शुरू करेगा। अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया है, हालांकि उससे सौरभ दास से उसका अप्रूवल सौरभ दास देता है शायद। वो झारखंड वाला ख़त्म हो जाए तो टाइफाइड ठीक हो जाएगा, फिर करेगा। तो सीज़न 2 वहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर सीज़न 2 शुरू करने कॉकरोचेस वहाँ चले गए, तब
इनके लिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो उत्पाती जन है, जिसको जेन जी जिसको कहते हैं, ये दुष्ट जेन दुष्ट कह लो, जेन डी कह रहे थे आप इसको? जेन डायनेस्टी सर, जेन डी का मतलब जेन डायनेस्टी था। हाँ, तो जेन डायनेस्टी है जो भी, ये दुष्ट टाइप के लोग हैं। दुष्ट तो है ही। तो ये जो दुष्ट टाइप के लोग जो हैं, तो ये तो सब उधर चले जाएंगे और आम आदमी पार्टी को वोट चला जाएगा 2-3%। तो बड़ा भारी गड़बड़ हो जाएगा। वैसे कल प्रदीप सिंह जी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2017 में जो सीटें आई थी वो अखिलेश यादव की अपर लिमिट, हाँ मैंने भी सुना सर, प्रदीप सिंह जी ने कल ये कहा है बिल्कुल। और डंके की चोट पे कहा है उन्होंने, ये डंके की चोट पे कहा है। भाऊ 100 तक दे रहे हैं अभी उनको, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो क्लैरिटी और आएगी। तो अगर मान लीजिए 100 के भी नीचे नीचे रहते हैं और उसमें डर गए हैं अखिलेश यादव, अब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं देंगे, तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं देंगे तो राहुल गांधी का गुब्बारा तो वैसे ही फूट जाएगा। उसके लिए बीजेपी को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अखिलेश यादव ही उनका गुब्बारा फोड़ देंगे। लड़ाई शुरू होने वाली है आपस में अभी। तो फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि उनको नींद नहीं आती है, उसको ये नहीं होता है, उसको वो नहीं होता है, तो फिर हम देखेंगे कि नींद किसे नहीं आ रही। सर राहुल गांधी को जो अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करनी है ना ऑपोजिशन में, उसका अब नेक्स्ट टारगेट तो अखिलेश। इसी में मैं भूल गया, वो कह रहे थे वो कल यही बात हो रही थी कि साहब के राहुल गांधी ने पहले तो अपनी पार्टी ख़त्म की, अब वो पूरे ऑपोजिशन को ख़त्म करने में लगे हैं। यही फॉर्मूला है अपनी पार्टी रिवाइव करने का। हाँ, कि पहले तेजस्वी को ख़त्म कर दिया, ममता को ख़त्म कर दिया, इन द सेंस कि हमारी पार्टी ख़त्म हो जाए तो ममता भी ख़त्म हो जाए। हाँ, तो वहाँ ममता को ख़त्म कर दिया, थोड़े बहुत वोट उसके जो काट सकते थे मुसलमानों में वो काट कूट लिए, क्योंकि ममता को डीएमके को निपटा दिया सर। डीएमके को निपटा दिया। ममता को तो यूँ निपटाया कि ममता को पिछली बार 92% मुसलमान वोट मिले थे। सर ये इस बार सर वो मैं एक छोटी सी बात बताऊँ इस आपको, बार बड़ी वो 70 के आसपास आ गए और कांग्रेस ने एक सीट भी जीत ली। ये भी कमाल के, 2 सीटें जीत ली, 2 सीटें जीती भाई। सर मुझे एक बात याद आ गई राहुल जी के कॉन्टेक्स्ट में। एक सर राजस्थान के नेता हैं, सचिन पायलट गुट के हैं सर, और कांग्रेस के नेता हैं, उनसे व्यवहार अच्छा है मेरा, तो मिलते रहते हैं और इस तरह की कोई इश्यूज होती रहती है तो कभी कभी चर्चा हो जाती है। अलवर साइड के हैं सर, तो वो हरियाणा वाला बोली का थोड़ा प्रभाव है, तो वो मज़ेदार बातें करते हैं। तो कल जब ये राहुल गांधी ने पूरा कांड कर लिया तो मैंने सोचा कि इनकी प्रतिक्रिया लेता हूँ क्या, तो उनको फ़ोन किया मैंने। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो पता है उन्होंने क्या बोला, भाई यो ना जीतने देगा हमें कभी। भाई यो ना जीतने देगा हमें कभी। ये कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया है सर। अब ऑब्वियसली नाम लेके अब मैं उनका तो करियर बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन ये, और सर अच्छे खासे प्रभाव वाले नेता हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया थी पहली कि भाई यो ना जीतने देगा हमें कभी। उसको कोई आइडिया ही नहीं है ना, वो सोचता है कि जेन जी जो है, जेन जी का नहीं सर, आइडिया इन नेताओं को नहीं है, ये सोच रहे हैं कि इन्हें जीतना है। राहुल को जीतना ही नहीं है सर। कांग्रेस आज से, जब हम लोग फील्ड में थे और आज भी राजस्थान में, तो कांग्रेस अच्छी खासी मजबूत है, उसका संगठन है। आपस में लड़ रहे हैं वो बात अलग है, आपस में लड़ के आपस में सो कर लेंगे। सभी जगह, ज़्यादातर जगह आपस में ही लड़े हैं, और आपस में लड़े इसलिए हैं क्योंकि भाई साहब जो हैं, यानी राहुल जी जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं, कंट्रोल पूरा रखते हैं, और उनकी जो संगठन बनाने की जो क्षमता है वो निर्विवाद है। इसीलिए उन्होंने एक 85 साल के आदमी को बना रखा है अध्यक्ष कि हाँ भाई यही संगठन रिवाइव कर सकते हैं। तो संगठन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक बार मैंने आपसे बोला था कि एक नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं, तो उनसे मैंने पूछा एक बार कि आप तो देखो कांग्रेस में भी रहे हो और बीजेपी में भी हो आप, तो दोनों में आपने क्या अंतर देखा? बताया था सर आपने।
तो दर्शकों के लिए मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। कि भाई दोनों में क्या अंतर देखा। तो उनका देखो भाई, कांग्रेस में जो कुछ भी है वो ऊपर से लेके नीचे तक सब व्यक्तिगत है। आज मैं यदि जिलाध्यक्ष हूँ तो जो मेरा जो विरोधी पक्ष है वो पूरा गांव के लेवल तक वो बंट जाएगा। पूरे कांग्रेस में दो फाड़ हो जाएंगे। जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे खिलाफ ही काम करेंगे, हमारे साथ काम नहीं करेंगे। कांग्रेस में पूरा जो है वो व्यक्ति के ऊपर आधारित है। तो इसलिए वहाँ आप सही व्यक्ति का चुनाव यदि आपने नहीं किया तो आप खेत रहेंगे निश्चित रूप से। और सही व्यक्ति का चुनाव होता क्या है भाई, खेमेबंदी तो सभी जगह है, वो कांग्रेस में तो ज़रूरत से ज़्यादा है। आप देख ही रहे हो जी। अशोक गहलोत एक तरफ, सचिन पायलट एक तरफ, अब तो 4 पोल हो गए। 5 सर, 5 आप भूल जाते हो बार बार। भाई आप मैं हरीश तो- चौधरी जी को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो अच्छा, सर। वो जेडी में एक याचिका लगा देंगे कि साहब आप जूली जी और डोटासरा जी के लिए तो बात करते हो, मेरे लिए नहीं करते। हरीश चौधरी जी तो क्या है कि हमारे बाड़मेर के ही हैं ना। सर कांग्रेस में ऐसा ही तो- होता है सर। अशोक गहलोत जी खुद सीएम पहली बार ऐसे ही बने थे तो कि भाई जिसके वो बारे क्या में है कोई कि नहीं वो- सोच पाता अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज घर कैंडिडेट की मूली है हमारी, हम भी बाड़मेर के रहे हैं तो वो घर की मूली घास बराबर, इसलिए मैं भूल जाता हूँ उनको। कोई बात नहीं। तो ये 5 खेमे। तो मैंने कहा बीजेपी बताओ आप कि भाई बीजेपी में ये है कि ऊपर से जिसके ऊपर मोहर लग गई, और आप कुछ भी कहते रहो, आपका भी जो कार्यकर्ता है ना, आपके खास आदमी भी है, वो छोड़ के आपको, और जो ऊपर जो अध्यक्ष बन गया उसी के साथ चला जाए। ये होता है सर। तो अभी तक तो है ये, अभी तक तो ये है। ये रस्म टूटते हुए दिखी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट पे। सर लेकिन इस बात पे मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक आपने जो पॉइंट बोला ना वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आपने वो 85 वर्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनकी एक बात करी। ये भी सर एक ये ड्यूअल नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो हमारे राहुल जी जो हैं एकदम माचो मैन कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर दी है मैंने, छोड़ के भाग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसका तो वो दूसरा ही है ना, इसका जो वो बोल रहे हैं उसका अर्थ समझिए आप। उसका तात्पर्य ये है कि उनकी नींद हराम कर दी है और अब हमें कुछ नहीं करना, हम इसी तरह से हम आगे भी कोई लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और सरकार कोलैप्स हो जाएगी और हमें 2.5 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, हमको तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और प्रधानमंत्री बनते ही हम भारत का विलय चाइना में कर देंगे। नहीं तो मैं ड्यूअल नैरेटिव क्यों कह रहा था सर कि एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ सदन के दूसरे ही हॉल में राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े होके कह रहे हैं कि मैं दलित हूँ, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने वहाँ पे भाषण दे रहा था मैं तो वहाँ पे शुद्धिकरण करवा दिया, ये करवा दिया। अच्छा सर मुझे पता है क्या मतलब गजब की बात लगी कि ये बात ये तो ठीक- नव बौद्ध हैं, दलित नहीं, कैसे हैं? नहीं सर, यहाँ तक तो ठीक था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, जिन्होंने एक बार बताया था कि बीजेपी को अब आरएसएस की आवश्यकता ही नहीं है, उन्होंने खड़े होके उसके भत्सना तो कर दी कि अरे बहुत बुरा हुआ आपके साथ और हम भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उसी मंच से उनको ये भी बता देना चाहिए था कि जिसने किया वो गलत किया, लेकिन क्यों उसने किया, इसलिए किया क्योंकि जो आपने किया था वो भी गलत था। सर नहीं सर, उन्होंने क्या कहा था वहां पे, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा था कि गंगा में जो स्नान करते हैं वो पाखंडी होते हैं। इस चीज का रिएक्शन था वहां पे। ये हर चीज की सर कोई क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है। कितनी जगह आप देखते हो कि कोई गया हुआ है तो वहां पे जाके उसका, मुझे यार ये नव बौद्धों का समझ में नहीं आता। आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया सर, लेकिन आप ऑब्सेस्ड हिंदू धर्म से ही हो। अरे भाई अपने धर्म को थोड़ा आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं, करो। नहीं सर, ये ड्यूअल नैरेटिव है, एक तरफ माचो मैन और एक तरफ सिंपैथी, विक्टिम प्लेइंग। बिल्कुल सर वही चल रहा है। मतलब ये गजब का ड्यूअल नैरेटिव है। लेकिन नड्डा जी को तथ्यों के बारे में पता नहीं था उस समय। सर पता होना चाहिए ना। नहीं वो तो नहीं वो क्यों नहीं ऐसे पता है। था सर? क्योंकि आईटी सेल को नहीं पता था। जनता तो लिख रही थी ट्विटर पे, जनता ने तो वीडियोस फ्लोट कर रखे थे, क्यों नहीं पता था बाद उनको? में की नहीं, जैसे मुझे ही नहीं आइडिया था कि इस तरह की कोई इवेंट हुआ है।
इस तरह की कोई बात हुई, आपको ये नहीं पता था कि इस तरह की कोई बात हुई है हल्द्वानी में, अब ये मेरे सामने नहीं आया था। तो नड्डा जी के सामने, भाई नड्डा जी तो मेरे से भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं ना, मेरा तो क्या काम है, मैं तो दिन में 4 वीडियो ही तो बनाता हूँ और क्या करता हूँ। तो अब तो बना लो भाई, तुम्हारी आईटी सेल है किस लिए? अब तो बता दो जनता को कि उससे पहले खड़गे जी ने क्या कहा था। अब कितने लोग बता रहे हैं? हम लोग बता रहे हैं ना। हाँ मतलब हम तो दुश्मन है बीजेपी के। आईटी सेल इतना ज़्यादा अपने सपोर्टर से इनसिक्योर क्यों रहता है ये? सर ये मैं मतलब बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है सर। ये सेंसिटिव तो है, लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी ना उसको। सर बड़ा सिंपल है। सबसे आप देखो ज़्यादा सर, मैं आपको एक insecure बात बताता हूँ सर कि जैसे वो मैंने जो जो रोशन सिन्हा टाइप के लोग जो हैं वो अपने ही सपोर्टर्स को क्लाउन्स बोलते हैं। सर मैं बताता हूँ इसका मेन कारण क्या है। एक बहुत सिंपल कारण है इसका कि मतलब अभी कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लोग मुझे, जैसे कोई यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के फंक्शन वंक्शन हो जाते हैं तो मुझे इनविटेशन आता है कि आप आओ ये वो, तो मैं कह देता हूँ कि भाई मैं क्या करूँगा वहाँ पे आके, मतलब मुझे मतलब वहाँ आऊँगा नहीं, अच्छा रहता है आप वहाँ पे सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस के रहेंगे, उनकी नज़र में आप आओगे। मैं कहा नज़र में तो मैं हूँ ही, तभी तो बुला रहे हैं, नहीं तो बुलाते क्यों? तो नहीं वो ठीक रहता है। मतलब मैं कहा कि मतलब आके ताली बजाऊंगा तो और नज़र में आ जाऊंगा। तो इनके क्या समस्या है सर कि ये अनफॉर्चुनेटली कल्चर ऐसा हो चुका है कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि हमें कुछ चाहिए। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए बीजेपी से। और सिमिलरली सर ये इनको इसीलिए लगता है कि जब ये कुछ भूल चाहिए है। तो उनको लगता है कि अगर ऐसे लोगों को अगर अपन ने क्लाउन नहीं कहा या उनको सपोर्ट कर दिया तो इनको कुछ मिल जाएगा। अरे भाई चाहिए ही नहीं हमें। इनको ये याद रखना चाहिए कि भारतीय मिल जाएगा तो इनका छिन जाएगा, नहीं, ऐसा लगता होगा सर। सुनिए, यही इनसिक्योरिटी है और क्या है। जो अब मुझे थोड़ी भीखू मात्रे बनना है सर। मतलब गजब मामला चलता है जब सर। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी और लगभग पूरा का पूरा राष्ट्रवादी समाज भी उस समय जो इस प्रकार की घटना हुई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उस कारण से शिफ्ट हुआ था एक बार के लिए, तब भी 8% लोगों ने वोट दिया था इनको, जो कि 89 में बढ़ के 12% हो गया था और इनकी सीटें जो हैं वो मेरे ख्याल से 82-84 हो हाँ गई सर थी। बिल्कुल 84। और वो जो 12% जो बिल्कुल वो ऐसा है कि वो अंधकार में, उजाले में, झंझावात में, तूफान में, आंधी में, वो कुछ भी हो, वो भारतीय जनसंघ ऑब्लिक बीजेपी के नाम पर वोट देने वाला राष्ट्रवादी समाज है, जो धीरे धीरे बढ़ के एक समय पर मतलब 20% ऐसा है इनके 36% में, जो बिल्कुल कहीं आंख मूंद के बिल्कुल राष्ट्र के लिए वोट देता है। आप उसी का मजाक उड़ाते हो। उसमें से 2-4% भी वो कांग्रेस के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन वो 2-4% भी घर बैठ गया तो फिर क्या होगा? आपको 37% वोट तो चाहिए ना 272 लाने के लिए। ऑफ कोर्स 37 का 36 हुआ, आप 240 पे रह गए। तो ये भी मुझे लगता है कि जो विज्ञ व्यक्ति हैं, जो सीनियर लोग हैं बीजेपी के, उनको इनकी क्लास लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए, समझाना भी चाहिए। लोगों को ये भी बताना चाहिए कि भाई कौन आपके हैं कौन अपने हैं। जैसे अवध ओझा को ही बुला लिया इन्होंने अपने कार्यक्रम में। बोझा सर को है सर। तो राजस्थान में कार्यक्रम हो रहा है, पांचजन्य कार्यक्रम करा रहा है और ओझा जी विराजमान हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं मंच की, और मंच से क्या क्या कह रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं। नहीं सर, लेकिन यहाँ तक सिचुएशन पहुँची कैसे, और आईटी सेल का भी जो इसमें रवैया रहा, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात सर। और मैंने सर आपकी भी सहायता मिली मुझे, तो कम से कम कुछ तो इम्पैक्ट हुआ। हालात ये थे सर कि मुझे एक दिन निमंत्रण आया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सीएम साहब जिन मंचों को सुशोभित करते हैं, मुझे भी ये लोग आमंत्रण निमंत्रण भेज देते हैं। तो मुझे इनविटेशन आया सर,
पांचजन्य का उस पर नाम लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें तो बड़े राष्ट्रवादी टाइप के लोग होंगे, इंटरेस्टिंग है। हालांकि जिस दिन ये हो रहा था सर, मेरा कुछ और कमिटमेंट था और करनी तो वहाँ भी जाके ताली बजानी थी सर, तो मैंने अपनी कमिटमेंट दी नहीं थी। और सर कोई पांचजन्य से नहीं आया था मुझे इनविटेशन 3 जगह से आया था। सारे बीजेपी के बड़े नेता हैं उन लोगों ने, एंड इसका मतलब ये भी है जो उन्होंने स्वयं बताया कि उनकी होस्टिंग ड्यूटीज़ लगा रखी है वहाँ पे। तो सर अब होता क्या है कि मुझे जब इनविटेशन आया तो मैंने उसके पे वो जो पेज इनने बनाया था उसको सब्सक्राइब कर लिया। अब थोड़े दिन बाद ये निमंत्रण के फॉलोअप वाले भी खुद ही भेजने लगे, तो मैंने देखा कि अवध ओझा जो हैं, बोझा सर, वो उसी मंच को सुशोभित करने वाले हैं जिसको मुख्यमंत्री जी भी करने वाले हैं। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे लगता है सर कि आपके दर्शकों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम जयपुर डायलॉग्स के जो सजग दर्शक हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बोझा क्या चीज़ है। मतलब बीजेपी को पता हो नहीं पता हो, आपके दर्शकों को पता है। सो आई विल नॉट इवन गो इन टू दैट। सो मैंने सर जिनसे भी मेरी जानकारी है, इंक्लूडिंग CMO, मैंने सर बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो पहला तो रिप्लाई था क्या हो गया। तो मैंने बोला कि अवध ओझा को कैसे बुला रहे हो भाई, ये क्या क्या बोलता है। तो नहीं क्या, ये तो एजुकेशनिस्ट हैं और UPSC की कोचिंग है, इनको तो बाबा रामदेव ने भी जोड़ रखा है अपने पतंजलि इंस्टीट्यूट में, ये तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो सर मैंने कुछ नहीं करा, पहले तो मैंने क्या पॉपुलर करा, व्यक्ति जो थे वो पटपड़गंज से कितने से चुनाव हारे थे? आम आदमी पार्टी के टिकट पे। आम आदमी पार्टी के टिकट पे। मतलब सर आप ये गजब की बात देखो कि इतने पॉपुलर थे कि नहीं, सर, पटपड़गंज जैसी सीट भी नहीं जीत सर पाए। आप गजब की बात देखो कि अभी अभी आपके साथ नेशनल लेवल पे क्या कांड हुआ है कि एक व्यक्ति जो कि एक्स आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया संयोजक था, उसको आपने अंडर एस्टिमेट करा और वो आके वहाँ पे उस जंतर मंतर पे बैठा जिसके लिए आप अनुमति पत्र के साथ स्वागत करने चले गए, और उस इस इंसिडेंट की वजह से देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया और इतना बड़ा कांड हो गया। और अब उसी का देखो आप माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है कि जो आदमी आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है उसको आप यहाँ पे स्वागत कर रहे हो। मतलब गजब है सर ये मामला। माला और टीका से स्वागत हुआ है उसका, देखा तो मैंने। उसके बाद मैंने इनको क्या करा कि 2-3 इनके जो CMO में लोग हैं और जो इनके नेतागण हैं उनको मैंने 2 वीडियो भेजे सर, बस इसके बोझा सर के, कि एक तो जिसमें वो मोदी की मोहम्मद गौरी से तुलना कर रहे थे और उसको डिक्टेटर बता रहे थे और बोल रहा था कि मोदी को अब क्राउन पहन लेना चाहिए, और कहाँ बोल रहा था, अपनी UPSC की कोचिंग क्लास में। दूसरा मैंने एक इनका पॉडकास्ट का क्लिप शेयर करा इनके साथ, जिसमें कि साहब वो ये कह रहा था कि सिविल वॉर होने वाली है यहाँ पे। इस जेन जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी समय का ये पॉडकास्ट है जिसमें कह रहा था सिविल वॉर होने वाली है, इस देश में ना लोगों के पास गैस है ना खाने के लिए खाना है, यही सिचुएशन होती है सिविल वॉर की और अब होने वाली है। तो सर इन लोगों को पहले तो सांप सूंघ गया, रिप्लाई करना बंद कर दिया। 1-2 जो समझदार लोग हैं वो कह रहे थे देखते हैं देखते हैं देखते हैं, इतना ही चल रहा था। तो मुझे समझ में आया कि मतलब बस की है नहीं, मतलब अब क्या कुएं में भांग। फिर मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, आपसे ही मुझे पता चला कि पांचजन्य में जो हैं मतलब RSS लेवल के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फिर मुझे 1-2 लोगों और ने भी बताया कि RSS के किस स्तर के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फिर मुझे पता चला कि किस स्तर से BJP और RSS के लोग इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे समझ में आ गया भाई ये तो कुछ मतलब ऐसे अब बड़ा दिक्कत वाला मामला होने वाला है। हालांकि मुझे ये अश्योर करा, एक हैं मतलब शुभचिंतक ही कहूँगा मैं उनको, वो थोड़ी समझदार हैं बीजेपी में, उनका नाम लेके उनको मैं नहीं करूँगा कुछ भी, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे स्तर पे काम करती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आई विल पर्सनली गो एंड टॉक टू द CM अबाउट दिस एंड आई विल मेक श्योर कि उनके साथ मंच पे नहीं रहें। तो ये सब था सर, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ये आएगा तो बोझा ज़रूर, अब ये रुकने नहीं वाला मामला। तो सर मैंने आपसे मदद मांगी मैंने सर श्रोत्य को रिक्वेस्ट करा कि एक थ्रेड बनवाओ यार कि इसने क्या 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 कर रखा है।
तो सर वो थ्रेड बनाई, उसको अपन ने कोट ट्वीट करके डाला भी, एंड इट वेंट वायरल। इनकी हालत खराब हो गई सर। Absolutely तो सर viral आप हो गया। मुझे बताओ कि जो बीजेपी की पूरी आईटी सेल है उसने क्यों नहीं प्रेशर बनाया? वो तो जानती है ना बोझा सर को, क्योंकि जयपुर डायलॉग्स का नाम हो जाता, या जयपुर डायलॉग्स को क्रेडिट मिल जाता, या एकलव्य सिंह को क्रेडिट मिल जाता। इसीलिए नहीं करा ना सर। भाई तुम बोझा सर को मतलब जानते हो ना, इतने वर्षों से देख रहे हो ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो और सारे के सारे जयपुर डायलॉग्स को फॉलो करते हैं। तो आप मुझे एक आईटी सेल वाला बताओ सर जिसने करा कि राजस्थान में ये हो रहा है, बोझा को क्यों मंच दिया जा रहा है? वो क्यों करेंगे? वो तो अरे सर, क्यों उल्टा करेंगे? अभी आप वो देख तो रहे हो कि उल्टा दिल्ली में करेंगे क्या साहब। हो गया। वो तो उल्टा करेंगे कि साहब जयपुर डायलॉग यूं करता है, उसने सुनील शर्मा को साथ में रख लिया, उसने ये कर लिया। अरे भैया जयपुर डायलॉग जो है वो बीजेपी से एफिलिएटेड नहीं है। आप हो, आपको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। हम तो बीजेपी को भी सवाल पूछेंगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ राष्ट्रवाद से थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे वहाँ पूछेंगे। कल बोझा जी ने कहा क्या, वो भी आपने सुना? उन्होंने कहा, मैं देख रहा था सर, मैंने सोचा यूट्यूब पे तो देखूं क्या क्या हो रहा है। तो वो बैठ के बोलता है, सोचो सर आप कि ऑडियंस जो पूरी है नॉर्मल जनता तो है नहीं, बीजेपी के नेता और आरएसएस वाले ही ऑडियंस में बैठे हुए हैं, और वो वहाँ पे ऐसे राजा की तरह बैठ के कह रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, आप जाओ वहाँ पे किसी से पूछो सरकार रिपीट होगी क्या। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि पता है अगर कह दिया कि रिपीट नहीं होगी तो घर 2 ही मिनट में बैडमिंटन कोर्ट हो जाएगा, बुलडोजर चला जाएगा। 10 दिन उसके बाद कह दिया जाएगा कि 15 साल पहले यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था। दिस इज हाउ, मतलब ही वॉज डेनिग्रेटिंग बीजेपी, और वहाँ पे ये बड़े बड़े नेता आरएसएस और बीजेपी के बैठ के अपनी बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे सर। मतलब मुझे लग रहा था क्या है भाई ये। आम आदमी पार्टी के एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बेस्ट इन द वर्ल्ड हाँ, बता रहा था। नहीं, उससे पहले वो भूमिका बना रहा था कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है बुरी तरह से चरमरा चुका है। मोदी ने कोई काम नहीं कर पाया इस सेक्टर में, और लोगों के पास ना जॉब्स हैं ना एजुकेशन की ढंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर देन ही केम टू अरविंद केजरीवाल। जब उससे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग द इलेक्शन कैसा रहा, तो बोलता है कि इसमें मैं एक अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर एक बात को, कि उसमें पैनल में ना प्रखर श्रीवास्तव जी की वाइफ भी थी। उन्होंने कम से कम कुछ अच्छे काउंटर क्वेश्चंस पूछे सर। तो मतलब जब ये ज़्यादा ही ओवर द बोर्ड जा रहा था ना, उन्होंने कम से कम, जैसे इनसे ये आम आदमी पार्टी पे चुनाव लड़ा था, हार गए तो ये और वो, और गजब गजब की बातें सर, मेरे पिताजी ने ये बोला था, मेरे पिताजी ने ये बोला था करके कुछ भी बोले जा रहा था। सो ही सेज, देन ही मूव्ड ऑन टू कि कुछ भी कहो, अरविंद केजरीवाल ने जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए जो मॉडल सेटअप कराया है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। ये वो वहाँ पे कह रहा था सर, और बीजेपी और आरएसएस वाले देख रहे कि भाई ये तो मतलब, तो तब समझ में आ रहा होगा कि भाई वो जो है ना वो 2 कौड़ी का एकलव्य सिंह बात तो सही कर रहा था। तब समझ में आ रहा होगा सर शायद। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि वही वाली आप जो बोल रहे हो ना कि साहब की किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। अभी लोगों ने पॉइंट आउट किया और किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। चलो नहीं किया वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब पॉइंट आउट हो गया उसके बाद ही बोल देते भाई। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई आदमी तुम्हारे मतलब सर पे बैठ के बोलना नहीं चाहता। मैं कहावत है सर, मतलब कि किसी को, मैं तो मतलब एक राहुल गांधी जी जिस तरह की भाषा आजकल यूज़ कर रहे हैं, एक कहावत है सर कि किसी को सर पे बैठाओगे ना तो कान में मूत देता है। ये हो रहा था सर वहाँ पे। हालत ये है, वो भी कह रहा था ना कि मेरे को तो 15 दिन मिले और मैंने इतने वोट ले लिए, कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। 20% का मार्जिन था जो बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से जीता है, उसके से 20% वोट ज़्यादा लिए और वहाँ कोई काउंटर नहीं कर पाया। सर मुझे बोला जेनजी आइकॉन है ये जेनजी आइकॉन है। अगर ये देश का जेनजी सुनता है, अगर ये जेनजी आइकॉन है तो फिर मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ।
सर ये आदमी 5 साल से सोशल मीडिया पे अपनी वो लेज़र वाली आंखें लगा के अपनी रील्स डालता है। आप, मेरा पूरे बीजेपी आईटी सेल को चैलेंज है, आपके मंच से पूरी की पूरी बीजेपी आईटी सेल को चैलेंज है कि इसकी एक रील या एक वीडियो निकाल के दिखा दो जिसमें इसने 2 लाइन या 1 मिनट भी वो बोला हो जो कि यूपीएससी से की कोचिंग से रिलेटेड हो। ये सिर्फ वहां पे सर नौटंकी करके और मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का बन के कि मोदी डिक्टेटर है, इस देश में ये होने वाला है। कल सर अजीब अजीब सी मतलब इंडिया की हिस्ट्री की कहानी भी गजब बता रहा, चक्रवर्ती की अवधारणा, और ये उसमें कम से कम सर मुझे लगता है कि एक कोई सज्जन व्यक्ति थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि ऑडियंस में, मतलब आप सोचो सर उनके साथ भी कैसा हो रहा होगा कि 1 घंटे से इस बोझा का बोझ उठा रहे थे, अपनी बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे, तो उन्होंने इसको फाइनली जाके सर मतलब बोला, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका ये जवाब को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो बोलता है कि ये आपने इस देश में कभी चक्रवर्ती की अवधारणा को समझा है? तो वो जो सज्जन थे, एज में मतलब बड़े ही थे, वो बोले कि भाई ऐसा है कि चक्रवर्ती को छोड़ो, आप ये जो चक्रवर्ती बन रहे हो ना कंफ्यूज कर रहे हो सबको। चक्रवर्ती बन रहे हो, पहले तो ये बताओ ये क्यों कर रहे हो। सो ही डिड काउंटर हिम विद सम फैक्ट्स, बट मतलब फैक्ट इज, सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि आपने एक अपने इतने बड़े आलोचक को आपने मंच दे के, और मुझे समझ में नहीं आता सर कि नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, आलोचक को मंच देने में कोई वैसे मैं आपत्ति नहीं मानता। हम भी मुझे जयपुर देते हैं डायलॉग्स ना, पे नहीं, मुझे देते हैं। सवाल ये है कि आप उस आलोचक के साथ बात करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं क्या? आपको बैकग्राउंड पता है क्या? 2 वे डायलॉग आप कर सकते हो। एक सर आप देखो सर, ये जो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स भी होते हैं, वो इट इज़ अ डायलॉग। एक तरफ का बैठ गया है तो दूसरी तरफ का भी तो कोई ढंग का बैठा हो। आप तो बस ये बता रहे हो कि आपने किसी को बैठा लिया एज एन एमिनेंट स्पीकर ऑन द सेम पैनल एज द सीएम। वो क्या था सर, वो इसका ये जो पांचजन्य का फंक्शन था, इसका नाम था सुशासन संवाद। वो बताएगा सुशासन क्या होता है। बता दिया उसने कि अरविंद केजरीवाल तो सुशासन करता है और मोदी और योगी कुशासन करते हैं। हो गए खुश आप। तो चलिए आज की गपशप को यहीं पर विराम दिया जाए सर, और दर्शकों से अनुरोध है कि आपकी टिप्पणियां इस फॉर्मेट के बारे में अवश्य भेजें सर, और दर्शकों से ये भी अनुरोध कि बताएं कि क्या आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो ज़रूरी है। और मतलब ये भी एक मतलब आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके मंच से सर शहजाद पूनावाला जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। शहजाद पूनावाला जी ने बहुत अच्छा काम किया जी। अब वो वही बात कह रहे हैं जो पहले कहते थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से, और अपनी स्टाइल में, इंस्टाग्राम पे और सब जगह। नहीं सर, आपने थोड़ा सा इसमें संशोधन है। अब वो बात नहीं कह रहे हैं जो पहले कहते थे और बेटर कह रहे हैं, अब वो कह पा रहे हैं जो वो पहले कहना चाहते थे। ये भी कह सकते हैं। ये है सर। प्रणाम सर आपको चरण स्पर्श करके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।